सभी सम्मानित साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, संगम नमामि। जैसा सर। जी सर, जी सर, बिल्कुल। बात आती है, मैं अपनी बात शुरू करता हूं। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं। जैसे जैसे जुड़े हैं वैसे वैसे जीते हैं, और जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे। तो अभी तो हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। जो 1 साल से ज्यादा हमारा समय हो गया है, लगभग 14 महीने हमें हो गए हैं जुड़ने और जोड़ने की। हम लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम लगातार वर्तमान में काम कर रहे हैं। और हम एक बात कहते हैं कि जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं। तो हम ये ऐसे ही नहीं कह देते। इतिहास गवाह है कि वास्तव में जब जब जुड़े हैं तब तब हम जीते हैं। और एक प्रिडिक्शन हम लेकर चलते हैं, अगर भविष्यवाणी की बात की जाती है कि जब जब जुड़ेंगे तब तब हम जीतेंगे, तो ये तो हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि भविष्य भी इतिहास पर डिपेंड करता है कि जो हमने आज तक कर लिया, जो हमने देख लिया, उसके आधार पर हम भविष्यवाणियां भी करते हैं। तो भविष्यवाणी हम इतिहास के जो हमारा अतीत रहा है उसके आधार पर कर रहे हैं कि जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे। लेकिन सारी चीजें हमारी वर्तमान पे डिपेंड करती हैं। ना तो भूतकाल कुछ होता है, ना ही भविष्य काल कुछ होता है। भूतकाल पीछे छूट गया, भविष्य काल की हम भविष्यवाणियां करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण होता है वर्तमान। और वर्तमान की हम बात रोजाना करते हैं। 14 महीने हमें हो गए हैं कि अगर हम जुड़ते हैं, अगर इस समय हम जुड़ेंगे और जोड़ेंगे, तो निश्चित हम एक जीत की तरफ अग्रसर होंगे। हम बात करते हैं सर्वप्रथम संगठनों की। बाबा साहब ने हमारे लिए कितना संघर्ष किया, हमारे लिए बाबा साहब क्या छोड़कर गए। एक नारा देकर गए कि हमें शिक्षित बनना है, हमें संघर्ष करना है, और हमें संगठित रहना है। संगठित रहना और उसके बाद में संघर्ष करना है। तो बाबा साहब के आदेश का, बाबा साहब के जो अपने आप को बाबा साहब के बच्चे मानते हैं, तो बाबा साहब के आदेश का उन्होंने बखूबी पालन किया। शिक्षा का अधिकार हमें संविधान में मिला, तो हमने लगातार शिक्षा भी प्राप्त की। उसके बाद हम संगठित भी हुए। बाबा साहब के नाम पर हमने हजारों लाखों संगठन बना लिए। और जैसा कि हमारे समर संगी भाई बहन कहते हैं, और एक जो लेखा निकल कर आया है कि 29 लाख संगठन हमारे आज तक रजिस्टर्ड, और कुछ नॉन रजिस्टर्ड भी हैं, लेकिन 29 लाख संगठन। तो ये तो सुनने में भी बड़ा अजीब लगता है कि जो संगठनों की संख्या है वो 29 लाख संगठन है। संगठन तो दोस्तों एक ही काफी होता है। 29 लाख संगठन और उनकी परिपाटी, और उस परिपाटी से निकली, उस परिपाटी से उपजी पद प्रतिष्ठा की लालसा, ये सब क्या चीज है? यह कुछ नहीं है दोस्तों, यह सिर्फ सामाजिक क्षरण का प्रमाण है। हमारे आज जो इतने सारे संगठन हैं, और 29 लाख संगठनों में 4 लाख संगठन एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो संगठन है वहां पर बहुत सारे पदाधिकारी होते हैं, संगठनों के अध्यक्ष होते हैं, संगठनों के मंत्री होते हैं, संगठनों के सचिव होते हैं, संगठनों के नेता होते हैं, संगठनों के उपनेता होते हैं, संगठनों के सचिव होते हैं। तो बहुत सारे पदाधिकारी होते हैं। हम सफेद कुर्ता पजामा पहन लेते हैं, और सफेद कुर्ता पजामा पहनने के बाद में जो उस पर प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद में जो उसमें क्रीज आती है, तो वो उस क्रीज को देखकर, उस सफेद कुर्ते पजामे को हम पहनकर ये महसूस करते हैं कि हम किसी कैबिनेट मिनिस्टर से कम नहीं। लेकिन दोस्तों, वो जो फीलिंग्स हमें कैबिनेट मिनिस्टर की आती हैं, तो कभी हमने ये सोचा है कि वो फीलिंग्स हमें कैसे आ रही है, कहां से प्राप्त हुई हैं? हम बड़ी बड़ी आलीशान, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में हम घूमते हैं, आलीशान मकानों में हम रहते हैं, और बड़े बड़े अच्छे पीटर्स, इंग्लैंड, रेमंड के हम कपड़े पहनते हैं, और हम हिल स्टेशन पर घूमने के लिए जाते हैं, और सिनेमा हॉल में हम जाकर बड़े बड़े अच्छे सिनेमा हॉल में फिल्में देखते हैं, और रोजाना हम पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं।
बच्चों को पिकनिक कराने के लिए लेके जाते हैं, रूटीन आइसक्रीम खाते हैं, रूटीन जूस पीते हैं। तो कभी हमने ये सोचा है कि ये सब चीजें हमें कहां से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों, अगर हम पीछे जाते हैं तो जिस समय हमारे समाज पर बहुत लंबे समय तक अत्याचार रहा, जो लोग जिनको बहुजन कहा गया, जिनको मूल निवासी कहा गया, वो बहुजन का मतलब सभी जानते हैं कि बहु मतलब बहुत ज्यादा और जन मतलब लोग, यानी कि जो लोग बहुत ज्यादा संख्या में रहे तो उनको बहुजन कह दिया गया, कहा गया बहुजन। तो उन बहुजनों पर जो इतने बहुत ज्यादा संख्या में रहे, उन पर लगातार एक त्रासदी तक, एक युग युग तक जो है शोषण होता रहा, अमानवीय व्यवहार उनके साथ होता रहा, पग पग पर वे अपमान का घूंट और पग पग पर अपमान का दंश झेलते रहे। तो यह सब सिलसिला चल रहा था। तभी एक युग पुरुष का जन्म होता है। मानवता अपमान की चक्की में पिस रही थी, मानवता अपमान की चक्की में पिस रही थी, तभी एक युग पुरुष का जन्म होता है। और वह सब जब इन चीजों को देखता है तो वह देखता है कि मेरे समाज पर इतने अमानवीय व्यवहार हो रहे हैं, मेरा समाज एक दलदल में फंसा हुआ है, मेरा समाज बहुत अपमानित है। तो वह महामानव युग पुरुष एक संकल्प लेता है कि अगर मैं अपने समाज को इस दलदल से नहीं निकाल पाया तो मैं अपने आप को, स्वयं को गोली मार। उस युग पुरुष, उस महामानव का वह जो संकल्प है, संकल्प दिवस के नाम से भी कहलाया, और जहां पर उन्होंने वह संकल्प लिया था वह संकल्प भूमि के नाम से कहलाया। और ऐसे महान युग पुरुष को महान विधिवेत्ता, महान दार्शनिक, और जो हमारे भारत रत्न भी रहे हैं, संविधान के शिल्पकार भी रहे हैं, कौन नहीं जानता उन्हें, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर कहते हैं। और इस सदन की तरफ से, समण संघ की तरफ से मैं उनको बारंबार नमन करता हूं। तो दोस्तों, हमें ये सोचना चाहिए कि आज जो हमें इतनी सारी सुविधाएं मिली हुई हैं तो किसकी बदौलत है? वो सब बाबा साहब, परम पूज्य भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की वजह से मिली हुई हैं। अगर आज हम किसी चीज के काबिल हैं तो वो युग पुरुष की देन है। तो दोस्तों, जो हमारे बाबा साहब ने हमसे आह्वान किया था संगठित होने का, तो बाबा साहब ने ये नहीं कहा था आपसे कि आप भिन्न भिन्न संगठनों में इकट्ठा हो जाओ, बहुत सारे संगठन बना लो। बाबा साहब ने संगठित होने के लिए कहा था। संगठित तो दोस्तों मधुमक्खियां भी होती हैं। मधुमक्खी जब संगठित हो जाती है तो उनका एक छत्ता बन जाता है, और जब मधुमक्खियों का किसी भी व्यक्ति पर अगर प्रहार हो जाता है तो ये आलम हो जाता है कि मधुमक्खी सब उस व्यक्ति की जान भी ले सकती है। संगठित तो दोस्तों प्रकृति का नियम है कि अगर भैंसों का संगठन अगर कहीं पर इकट्ठा होकर, जो शेर होता है, जंगल का राजा होता है, अपने आप को जंगल का राजा कहता है, और अगर वो भैंसों का संगठन कहीं पर उसको मिल जाए तो शेर भी कान पकड़ लेगा उनके सामने। वो संघ की और संगठन की ताकत है। हम संगठन की बात ये नहीं करते कि आप संगठन मत बनाओ, संगठन तो हमें बनाना ही, संगठित होना ही है। संगठन और संगठित होने की परिभाषा यही है, लेकिन इसका कदापि ये मतलब नहीं है कि आप भिन्न भिन्न संगठनों में अलग अलग संगठित हो जाओ। यहाँ केवल संघ की बात होती है। जो समण संघ है, बी द पीपल समण संघ, वो 14 महीने से संगठित होने की तो बात कर रहा है, लेकिन एक संघ के रूप में, एक अम्ब्रेला के नीचे एक संगठन, यानी कि एक प्लेटफॉर्म पर आने की बात करता है। समण संघ कहता है कि जुड़ेंगे और जीतेंगे। तो दोस्तों, जुड़ने और जोड़ने की जो बात है, आप सब देखते हैं कि बहुत समय से बी द पीपल समण संघ के नाम से आपको सोशल मीडिया पर मैसेज मिलते हैं, और रोजाना इसकी मीटिंग होती है। रोजाना 8 बजे से और रात्रि 11 बजे तक इसकी मीटिंग रहती है। बहुत लोग इसके मैसेज देखते हैं और बहुत लोग उसको जो है देख के इंटरेस्ट भी लेते हैं, और बहुत लोग इसको इग्नोर भी कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि समण संघ जो है जुड़ने और जोड़ने की प्रैक्टिस करता है। रोजाना रात्रि 8 बजे से और 11 बजे तक इसकी मीटिंग होती है। यहाँ पर हम ऑनलाइन जुड़ने की प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों, अब बहुत लोग हमसे प्रश्न भी पूछते हैं कि भाई समण संघ में जुड़ने की बात करता है, तो ये जुड़ने का जो प्रमाण है वो प्रमाण क्या है? किसी के सर में दर्द होता है तो जैसे हम भी
एक अध्यापक हैं, जब हमारा बच्चा हमसे कहता है कि सर इंटरवल के बाद में कि सर मेरे सर में दर्द हो रहा है और मुझे छुट्टी दे दीजिए, तो हम ये सोचते हैं कि भाई हो सकता है कि इसके सर में दर्द हो रहा है, लेकिन हो सकता है बहाना भी बना रहा, कोई प्रमाण पत्र तो उसका है नहीं, प्रमाण पत्र उसका कोई नहीं होता। लेकिन यहाँ पर अगर कोई कहे कि ऑनलाइन जुड़ने और जोड़ने की बात करते रहते हैं, जुड़ने और जोड़ने का प्रमाण पत्र क्या है, कैसे पता लगेगा कि हम कितने जुड़ गए, ये जुड़ने और जोड़ने की बात करते हैं। तो दोस्तों जो ऑनलाइन जुड़ने और जोड़ने की बात होती है, अगर आज जिस डिस्ट्रिक्ट में हम रहते हैं, अगर हम आह्वान करते हैं अपने साथियों से कि साथियों हम जितने भी समण संगी हैं कि हम एक टाइम समय निर्धारित कर देते कि वहां पर हम सबको मिलना है, तो हम वहां पर उसका जो प्रमाण पत्र है, उसका प्रमाण पत्र ऑनलाइन जुड़ने का हमें वहां पर मिलेगा। कि अगर हम वास्तव में लगता है कि संख्या में एक जिले के अंदर अगर हम 1000 लोग जुड़ गए हैं, तो जब फिजिकली रूप से हम आह्वान करते हैं तो उसका वहां पर परीक्षण हो जाएगा, क्या वहां पर वो लोग उपस्थित होते हैं। अगर उपस्थित उतने हो रहे हैं तो वास्तव में हम जुड़ रहे हैं और जुड़ने और जोड़ने के जो कॉन्सेप्ट है उसको आत्मसात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑनलाइन जो प्रैक्टिस चलती है, तो इसमें जुड़ने का इसलिए आह्वान किया जाता है कि यहाँ पर आप जुड़िएगा, एक दूसरे से परिचय करिएगा। ऑनलाइन सुविधा जो हमें मिली हुई है दोस्तों, ये भी एक वरदान के रूप में है, इसका सदुपयोग करो। अभी 4 दिन के लिए पीछे कुछ दंगे हुए थे प्रदेश के अंदर, तो 4 दिन के लिए इंटरनेट सेवाओं बाधित कर दिया गया था। तो 4 दिन तक जब हमारा इंटरनेट नहीं चला था, तो उस समय हमें ऐसा लगने लगा था जैसे हमारा जीवन अधूरा हो गया और हमारे जीवन में कुछ कमी सी हो गई है। जब हमारी इंटरनेट सेवा बहाल हुई थी, तब हमें लगा था, हमारा मन प्रफुल्लित हुआ था, तब हमें लगा था कि हम पटरी पर लौट आए हैं। तो दोस्तों जो इंटरनेट सेवा मिली हुई है, इस समय हम जैसे जूम के माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो घर बैठे एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति करने का एक बेहतर माध्यम है। अब इसमें भी अगर आप समय नहीं दे सकते, तो मैं समझता हूं कि फिर कहां समय देंगे। दोस्तों घर बैठे अगर आप ये सारे कार्य नहीं कर सकते, अभी आपको रोजाना जो है फिजिकल मीटिंग के लिए बुलाया जाने लगे, तो आप थक कर चूर हो जाओगे और बिल्कुल हाथ खड़े कर दोगे कि हम रोजाना, हमारा संभव नहीं है, हम रोजाना फिजिकल मीटिंग के रूप में नहीं आ सकते। तो जूम के माध्यम से समण संघ आपसे आह्वान करता है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग आह्वान करते हैं कि पहले आप ये जो जूम पर हम जुड़ते हैं रोजाना, इस पर जुड़िएगा, एक दूसरे से परिचय कीजिएगा। दोस्तों मैं बता देना चाहूंगा कि जूम पर किसी पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट के लोग नहीं जुड़े हैं, किसी एक स्टेट के लोग नहीं जुड़े हैं, यहाँ पर पूरे भारत के लोग, इसमें जितने भी हमारे स्टेट हैं तो सारे स्टेट के लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि जितने भी हमारे विदेशों में जो हमारे समण संघी भाई बहन रह रहे हैं, जिनको एनआरआई कहते हैं, तो वो भी यहाँ पर समण संघ के रूप में प्रतिभाग करते हैं और वो भी जुड़े हुए हैं। जुड़े होने का मतलब है कि हम तो बड़ा ताज्जुब करते हैं। अब यहाँ पर जैसे अभी मीटिंग हमारी स्टार्ट होती है, जब हमें बुलाया जाता है, तो हम तो एक बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापक हैं। हालांकि कहने के लिए हमें सभी गुरुजी कहते हैं, लेकिन सर कहते हैं, लेकिन फिर भी हमें बड़ा ताज्जुब होता है कि यहाँ पर जितने भी हमारे समण संगी होते हैं, सब जैसे हमें सर कहकर कॉल करते हैं, बुलाते हैं कि निर्देश कुमार सर आइए। तो मैं तो बड़ा प्रफुल्लित हो जाता हूँ कि वास्तव में एक परिपाटी हमने जो विकसित की है कि यहाँ पर जो हमारे जितने भी पुरुष लोग हैं, तो सबको सर कह के बात की जाती है, और जितनी भी हमारी जो महिलाएं समण संगी जुड़ी होती हैं, तो उनको बहन कहकर संबोधन यहाँ पर किया जाता है। तो दोस्तों ये जो समण संघ के कुछ नियम हैं, अब जो नियम है अगर मैं अभी क्रमबद्ध उनको बताने लगूंगा तो बहुत सारे नियम हैं। समण संघ ने 10 गोल्डन नियम भी बनाए हैं, उनको गोल्डन का नाम दिया गया है। तो गोल्ड जैसे होता है बहुत महंगा होता है, तो गोल्डन जब नियम है तो बहुत एक तरीके से बहुमूल्य हो गए। अब वो ऐसे नहीं बनते, साथ में बनते हैं। अब सर्वसम्मति किसकी ली जाती है, बहुमत किसका लिया जाता है, मैं बता देना चाहूंगा कि पहली बात तो मैं बता देना चाहूंगा कि जो लोग इस जूम मीटिंग में जुड़ते हैं और फिजिकल मीटिंग में जुड़ते हैं, वो जो स्वीकार कर लेते हैं कि हम संघ का, बी द पीपल समण संघ का कंसेप्ट समझ गए हैं, तो उनको स्पोक का नाम दिया जाता है। स्पोक का मतलब अगर आप डिक्शनरी की सैर करेंगे, डिक्शनरी में जाएंगे, तो स्पोक का मतलब आप पाएंगे कि प्रवक्ता होता है। और प्रवक्ता जब पर्टिकुलर आप किसी कंसेप्ट को लेकर बात कर रहे होते हैं, तो प्रवक्ताओं की आवश्यकता होती है। जैसे भी आप देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज होती है, तो उनके भी प्रवक्ता होते हैं, और जो विभिन्न 29 लाख संगठन बने हुए हैं, तो उनके भी प्रवक्ता हैं।
अब हम तो सबको जो है एक समण संघ समुद्र की भांति है, तो यहाँ पर तो जब सब इसमें आ जाएंगे और सब काम करेंगे और जब इसमें सब कंसेप्ट समझ जाएंगे तो यहाँ तो बहुत सारे प्रवक्ता ही प्रवक्ता होंगे। तो जो समण संघ का कंसेप्ट समझेगा तो वो प्रवक्ता बन जाएगा। मैं भी एक प्रवक्ता हूं, यानी कि समण संघ का स्पोक मैं कंसेप्ट इसका समझ गया हूं। तो दोस्तों जो समण संघ के जो प्रवक्ता होते हैं, स्पोक होते हैं, तो उनका हाउस लगता है, यानी कि अलग से मीटिंग होती है और वहां पर कुछ चीजों को जो एजेंडे वहां पर डिस्कस किया जाता है और वहां पर कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं। जो 10 गोल्डन नियम की मैंने बात की, तो वहां पर डिस्कशन के बाद ही सर्वसम्मति के साथ में, यानी कि बहुमत के साथ में वो 10 गोल्डन नियम वहां से निकल कर आए। तो दोस्तों ये स्पोक की बात होती है, जानने का विषय है। अगर आप समण संघ के लिए, कंसेप्ट के लिए इस समय नए हैं तो आपको जानना चाहिए कि स्पोक क्या होता है। और स्पोक जानने के लिए अभी मैं भले ही चाहे यहाँ पर 1 घंटा बोलता रहूं, 2 घंटा बोलता रहूं, लेकिन आप समण संघ के बारे में थोड़ा बहुत जान तो जाएंगे, लेकिन पूरा अनुभव नहीं कर पाएंगे। पूरा अनुभव करने के लिए आपको समण संघ में एंटर करना पड़ेगा। समण संघ में आप एंटर करेंगे और अनुभव प्राप्त करेंगे, क्योंकि अनुभव जो है खुद करने से प्राप्त होता है। अनुभव कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाजारों में बिकती है। अगर बाजारों में बिकती हुई होती तो जो सबसे ज्यादा पैसे वाले होते तो वो सबसे ज्यादा अनुभव वाले होते, लेकिन ऐसा नहीं है। अनुभव काम करने से आता है। जो काम करता है तो वो बारीकियों को, यानी कि टेक्निकलिटीज को जानता है और वो सारी चीजों पर नजर भी बना के रखता है और पूरी तरीके से प्रतिभाग भी करता है। तो दोस्तों अब मैं इसकी बात करूंगा समण संघ की, कि यहाँ पर समण संघ में केवल समण आ सकते हैं, जैसा कि हमारे विद्वान साथियों ने पहले भी बताया और भी बताते हैं कि SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोग यहाँ पर समण संघ के हिस्सा हैं। बाकी जितने भी लोग हमारे बचते हैं इनसे इतर, वो सब बमण हैं। समण और बमण का कंसेप्ट आपको समझना चाहिए, क्योंकि हम समण की बात करते हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटी की बात करते हैं। और दूसरा हमारा ये आता है कि भाई हम चंदा कभी नहीं, चंदा पब्लिक से कभी नहीं लेते। भाई संगठन है, हम संगठनों के बारे में तो बहुत बात करते हैं और हमें करना भी पड़ेगा और संगठनों को समझना भी पड़ेगा। हम चंदा नहीं लेते, हम तो समण संघी हैं। क्योंकि हम चंदा नहीं लेते, इसलिए हमारे कुछ दोस्त तो हमसे ये कहते हैं कि भाई आप किस तरीके से काम करते हैं, तो हम तो परिचय के रूप में भी उनसे ये कह देते हैं कि बस एक ही बात पे समण संघ का परिचय तमाम होता है। समण संघ उस रास्ते पर नहीं जाता जो आम होता है। तो हमारे तो कुछ दोस्त हमसे कहते हैं भाई समण संघ आम रास्ते पे नहीं जाता तो किस रास्ते पे जाता है। तो हम उनसे बताते हैं कि भाई समण संघ आम रास्ते पे नहीं जाता। जो आम काम जो आज तक संगठनों में होते आए वो नहीं होते। यहाँ पर चंदा नहीं लिया जाता। चंदा क्यों नहीं लिया जाता उनसे हम ये भी बताते हैं। दोस्त ये कहते हैं यार चंदा नहीं लेते तो काम कैसे चलता है। भाई चंदा नहीं लेंगे तो जुड़ने और जोड़ने के लिए पहली बात तो मैं बता दूं कि पैसे की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि हम ऐसे काम ही नहीं करते हैं। भाई हम मंच नहीं लगाते, हमें मालाओं की आवश्यकता नहीं होती, और हमें आवश्यकता पड़ती है तो किसी माइक लगा लेते हैं, वरना उसकी भी आवश्यकता नहीं होती है। हम तो जमीन पर बैठ जाते हैं, हमें कुर्सियों की आवश्यकता नहीं होती, हमें किसी साज सज्जा की आवश्यकता नहीं होती है, हमें सोफों की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब इन चीजों की आवश्यकता ही नहीं होती है तो भैया पैसा की आवश्यकता कहां से होगी। हम इसलिए चंदा नहीं लेते, और समण संघ में ना चंदा लिया जाता है और ना कभी लिया जाएगा। ये भी भविष्य में ना चंदा कभी लिया जाएगा। ये सोचने वाली बात है, अच्छी बात है। मतलब समण संघ की विशेषता है, और हम तो स्पोक हैं तो समण संघ की विशेषता बताएंगे ही। आप हमसे चाहे व्यक्तिगत बात कर लो, चाहे पोर्टल पे बात कर लो, किसी भी प्रकार से बात कर लो। जाति अभ्यास का भी नहीं। भाई आज तक जाति तो एक जहर है, सभी जानते हैं। हमारा जो भारत का जो ताना बाना है वो सामाजिक ढांचा जो है वो धर्मों में और जातियों में बंधा हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सारी जातियां 6743 इसमें बताई जाती हैं, होंगी इतनी वास्तव में, क्योंकि बहुत सारी जातियों का अध्ययन तो हमने पढ़ा है किताबों में। बहुत सारी जातियां हैं, तो हम जातियों की बात नहीं करते, क्योंकि जब जातियों की बात आती है तो भाई ऊंच नीच की बात आ जाती है। क्योंकि हम अपनी जाति पर, कुछ लोग हैं भारत के अंदर अपनी जाति पर गर्व करते हैं और जातियों को अपनी गाड़ियों पर लिखवा लेते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है उन लोगों को। लेकिन हम जाति की बात नहीं करते। हमारे यहाँ तो SC ST और OBC और माइनॉरिटी के लोग आते हैं तो सब समण भाई बहन है, एक दूसरे को गले लगाते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। लेकिन हमारे समण संघ का 1 साल से ज्यादा का कार्यकाल गवाह है कि आज तक किसी भी समण संघी ने एक दूसरे से जाति नहीं पूछी। तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसका सकारात्मक परिणाम, इसका एक प्रमाण पत्र ये भी है
एक प्रैक्टिस कितनी अच्छी करते हैं कि जो पहले जब कार्यक्रम होते थे बड़े अच्छे अच्छे भोज हम करते थे, बड़ा अच्छा अच्छा खाना बनवाते थे, हलवाइयों को बुलवाते थे, तो बड़े पैसे हमारे खर्च होते थे। लेकिन समर्ण संघ में सब, जैसे हमारी कोई भी कॉन्फ्रेंस लगती है, मीटिंग लगती है, तो सब अपने अपने खाना लेकर आते हैं। खाने में क्या कर रखा है समर्ण संघ ने कि पराठे ले आओ भैया और थोड़ा सा अचार ले आओ। पराठे लाओगे, अचार लाओगे, सबके पराठे वहां पे मिला लिए जाएंगे, सबका अचार मिला लिया जाएगा और प्रेम के साथ में सभी भाई बहन मिलकर उनको खाएंगे। तो अब उसमें ये नहीं पता मेरा नाम निर्देश कुमार है, निर्देश कुमार के घर से जो पराठे वहां पर पहुंचेंगे तो पता नहीं भैया वो किसके हिस्से में जाएंगे, या निर्देश कुमार के हिस्से में किसके घर के पराठे आएंगे, लेकिन लगते बड़े स्वादिष्ट हैं। ये एक सोचने का विषय है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हम मिलजुल कर खाना खाते हैं और अपना सब काम ऐसे ही चल जाता है। थोड़ा बहुत खर्चा जरूर होता है, ऐसा नहीं है कि खर्चा नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन हम तो स्पोक से इतने डेडिकेटेड हैं, एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि अगर 400 लोगों की संगति है तो जो 8-10 स्पोक होंगे वहां पे जो व्यवस्थापक होंगे, तो 10 लोगों ने अगर व्यवस्था करी तो 11वें को पता भी नहीं लगेगा, 11वें के पड़ोसी को भी ये पता नहीं लगेगा कि वो खर्चा कहां से हुआ। पहली बात तो खर्चे को मिनिमाइज कर दिया। तो समर्ण संघ की बहुत बड़ी विशेषता है ये अपने आप। समाज का पैसा बहुत ज्यादा बचाया है समर्ण संघ ने और बचाता रहेगा, क्योंकि समर्ण संघ बहुत अच्छी प्रैक्टिस पर, अच्छे सिस्टम पर काम कर रहा है। समर्ण संघ में संघवाद की बात आती है कि समर्ण संघ केवल संघवाद पे काम करता है, तो दोस्तों समझने की बात है, इसमें कोई व्यक्तिवाद नहीं होता, इसमें कोई क्षेत्रवाद नहीं होता, जातिवाद का भी मैंने बताया कि कोई जातिवाद नहीं होता, क्षेत्रवाद नहीं होता, व्यक्तिवाद नहीं होता। तो इसमें क्या होता है? और जब ये क्षेत्रवाद नहीं होता, जातिवाद नहीं होता और व्यक्तिवाद नहीं होता, तो कोई विवाद नहीं होता। जब जहां पर कोई विवाद नहीं होता तो वहां पर संघवाद होता है। संघवाद का मतलब यह है कि जो संघ के नियम और कानून हैं बस उन्हीं को आत्मसात करना है। जैसा संविधान में बताया गया है कि सारी चीजों, जो प्रेमबिल है बाद में आता है ना, हम सारी चीजों को आत्मार्पित, अधिनियमित और आत्मसात करते हैं, तो यहाँ पर सारे नियमों को हमने आत्मार्पित, अधिनियमित और आत्मसात कर रखा है। बहुत समर्ण संघ की अपने आप में विशेषता है। पंजीकरण कभी नहीं, पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा भाई, अभी मैंने एक उदाहरण दिया, जब देखो पत्थर संगठित होते हैं तो भवन बन जाता है, अंग संगठित होते हैं तो शरीर बन जाता है, और जब सेना इकट्ठी होती है, जब सैनिक इकट्ठे होते हैं तो शक्तिशाली सेना बन जाती है, प्रांत जब इकट्ठे होते हैं तो एक शक्तिशाली राष्ट्र बन जाता है। और हम जानवरों के उदाहरण में जाते हैं तो बंदरों का समूह आपके सामने आ जाता है तो भैया आपके रास्ते भी बदल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक संघ के रूप में जब हम इकट्ठा होते हैं, पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती। क्या करेंगे पंजीकरण को? जो संघ है, संघ की जो उपस्थिति है वहां पर, तो वो अपने आप में ही पंजीकरण है। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि समर्ण संघ का काम हो तो बड़ी तेजी के साथ रहा है, इसको कर कौन रहा है भाई? इसका डिस्ट्रिक्ट लेवल का कार्यालय कहाँ है, इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, इसका स्टेट लेवल का कार्यालय कहाँ है, इसका जो राष्ट्रीय स्तर का कार्यालय कहाँ पर है, इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर का कार्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं, काम तो वास्तव में बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। इसमें डाटा मैनिपुलेशन का काम, डाटा हैंडलिंग का काम, डाटा प्रोसेसिंग का काम, कोई फाइल बना रहा है, कोई मोबाइल से काम कर रहा है, कोई लैपटॉप से काम कर रहा है, कोई नंबर लिख रहा है, कोई एक दूसरे को फोन कर रहा है। लेकिन ये सारी चीजें चल कहां से रही हैं? कुछ तो लोग तो हमारे जो साथी नए वाले देख के बड़ा ताज्जुब करते हैं, वो सोचते हैं कि यार ये कर कौन रहा है? मिस्टर इंडिया फिल्म का कहीं अनिल कपूर तो नहीं कर रहा है जो गायब हो जाता था? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये सब समर्ण संघ के जो स्पोक है वो कर रहे हैं, लेकिन सब अपने घर से कर। हर घर संघ का दफ्तर, एक सोचने की बात है। ये मैंने कहा हर घर संघ का दफ्तर, तो हमने तो अपने घर को ही दफ्तर बना लिया भाई। हम मोबाइल से काम कर रहे हैं, हम टैबलेट से काम कर रहे हैं, जो भी सुविधा है, जो रिसोर्सेज हमारे पास में अवेलेबल है, समय दे रहे हैं, इन सब के लिए समय देना पड़ेगा। जो समय देगा वो स्पोक बनेगा, वो समर्ण संघ के कंसेप्ट को समझेगा, वही समर्ण संघ के कंसेप्ट को दूसरों को समझाएगा। अब बात आती है दोस्तों कि संघ आदेश सबसे ऊपर, संघ का आदेश, जब संघ में काम कर रहे हैं और संघ के आदेश को नहीं मानेंगे तो हम समर्ण संघी कहां रह जाएंगे? हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, हम अपने बेसिक शिक्षा विभाग में काम करते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के जो आदेश पारित होते हैं उनको नहीं मानेंगे तो क्या बेसिक शिक्षा विभाग में रह पाएंगे? कदापि नहीं रह पाएंगे।
तो हम जब संघ में काम कर रहे हैं तो संघाधिशेष को मानना पड़ेगा, यानी कि संघ के आदेश को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी एक का आदेश नहीं होता, संघ का आदेश होता है। वो सबने मिलकर बनाया है, और जब सबने मिलकर बनाया है, आपने आत्मसात कर लिया, तो संघ के आदेश को मानना पड़ेगा, अन्यथा आप संघ घातक की श्रेणी में आ जाएंगे। जो क्या इससे अगला नियम भी हमारा कहता है, वो इससे अगला है, मतलब एक राजनीति वाला और है कि संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा। संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा, जैसे विद्वान साथी बताते हैं, संघ कभी राजनीतिक पार्टी में कन्वर्टेड नहीं होगा। लेकिन किसी की अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा उछाल मारती है तो राजनीति में जा सकता है। स्वतंत्र है हर आदमी, संविधान में उसको जो है पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है। भाई संविधान जब स्वतंत्रता देता है तो संविधान की स्वतंत्रता को इस्तेमाल करके राजनीति में चला जाए, कौन सी परेशानी है। लेकिन कहने का मतलब ये संघ कभी पार्टी में कन्वर्टेड नहीं हो, भाई सोचने की बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है। उसके बाद में जो नियम हमारा आता है संघ घातक वाला, जो मैंने अभी बताया कि संघ के आदेश को जो नहीं मानेगा, संघाधिशेष को नहीं मानेगा, तो संघ घातक की श्रेणी में आ जाएगा। दोस्तों नियम बहुत सख्त है, सख्त भी हैं और पालन करने योग्य भी हैं और समझने योग्य भी हैं। जो क्या संघ घातक की अगर श्रेणी में आएगा, भाई हम जहां पर काम कर रहे हैं, जिस परिवार में काम कर रहे हैं, और अगर हम बुरे के लिए सोचते हैं और किसी गलत कार्य में हम लिप्त होते हैं और उसे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की हमारी मंशा रहती है, तो भी उसको वो तो घात हो गया। और घात अगर जब हो जाता है तो कभी माफ करने योग्य नहीं होता है। इसलिए नियम बनाया गया कि एक बार जो संघ घातक होगा तो उसकी कभी संघ में वापसी नहीं होगी। और जो इसका अंतिम नियम हमारा गोल्डन रूल आता है, जो सारे हमारे 9 नियम हैं, तो ये विनय का आधार है। जो विनय हमारा बना हुआ है भगवान बुद्ध के समय से और उससे पहले से भी, तो उसका आधार है, ना कभी बदले जाएंगे और न कि कभी जो अमान्य किए जाएंगे। भाई बदले नहीं जाएंगे, अमान्य नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वो ठीक है। बदलने की आवश्यकता क्या है जब सबने बनाए? अमान्य किए जाने की आवश्यकता क्या है जब सबने बनाए? तो सर्वसम्मति के साथ बने, तो उसको ना तो बदले जाएंगे ना अमान्य किए जाएंगे। अच्छी बात है, हम तो उन्हीं नियमों का पालन कर रहे हैं। और दोस्तों मैं ये बता देना चाहता हूं कि और भी बहुत सारे नियम हैं इसमें। जैसे अभी पीछे कुछ नियम ये बने थे, जैसे संघ की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, आज भी मैं कहीं पर बात कर रहा था उसके बारे में। जो संघ की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, मान लिया किसी के दिमाग में कोई विचार आया और विचार अपना उसने प्रेषित कर दिया, तो अगर कोई उसको कहीं पर कॉपी करता है तो उसको कॉपीराइट लगता है। कॉपीराइट लग जाता है, वो कहीं पर भी क्लेम कर सकता है, कोर्ट में चला जाएगा क्योंकि वो उसका विचार था। लेकिन संघ में, समण संघ में एक नियम ये बना है, एक नई परिपाटी ये विकसित की है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, अगर किसी भी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की है, एक स्कोप की है, एक कार्यकर्ता की है, तो उस पर पूरे ही संघ का अधिकार है, उसको कॉपीराइट फ्री है, उसको इस्तेमाल कर सकता है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्योंकि संघ को आगे बढ़ाने में काम आएगी। वो हम सब की है, क्योंकि हम सब ही संघ है। पर्टिकुलर यहाँ जब व्यक्तिवाद नहीं है तो वो चीज नहीं आने की यहाँ पे कि कॉपीराइट वाला कोई भी उसको कॉपीराइट कर सकता है, लेकिन संघ के हित में होना चाहिए। और दूसरा जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, खूब पैसा कमाओ, खूब नाम कमाओ, आप कितना भी बिजनेस अपना एस्टेब्लिश करो, आप कुछ भी करो, ऊंचाइयों पर जाओ, आसमान के साथ में आसमान पर पहुंच जाओ, 7 समुद्र पार कर जाओ, बड़े बड़े आलीशान भवन बना लो, आपकी पर्सनल जो प्रॉपर्टी हो गई। वो संघ आपसे ये नहीं कहेगा जबरदस्ती कि वो आप संघ में दे दो उसको, आपकी मर्जी रहेगी कि उसका कितना यूटिलाइजेशन आप संघ को करने देते हैं, वो चीज आप पे डिपेंड करती है। लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए कहीं पर भी आप क्लेम नहीं करेंगे, वो पूरे संघ की है। ये नियम अभी बना था और मैं आज डिस्कस कर रहा था, इसलिए ताजी ताजी मुझे आज याद। और दूसरा, अब मैं अगली बात ये बता देना चाहता हूं कि संघ की कहीं पर भी कोई संगति लगती है तो दोस्तों नियम बड़े अच्छे हैं, बहुत सारे नियम हैं। जब हम कहीं पर पहले जाते थे तो जो किसी की गाड़ी में अगर हम जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग उसमें चले जाते थे। तो पहले कभी कभी ऐसा होता था कि जो साथी हमारे जाते थे तो उस चीजों पे जिक्र नहीं करते थे, बैठे चले जाते थे। लेकिन एक नियम बना दिया कि जो भी पेट्रोल डीजल का खर्चा आएगा तो सब शेयर करेंगे। तो कितना अच्छा नियम है, किसी एक पर वजन नहीं पड़ेगा, उसमें सब मिलकर उसको शेयर कर लेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और जब दिमाग सही रहेगा, हमारी मेंटल जो स्थिति है वो सही रहेगी, तो हम जो वहां पे कॉन्फ्रेंस भी अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। उधर से आएंगे तो वो दिमाग से वो चीज तो निकल जाएगी ना, स्ट्रेस निकल जाएगा कि यार पैसे सारे मेरे ही खर्च हो गए, गए तो 7 लोग थे गाड़ी में बैठ के, पैसे मेरे खर्च हो गए। लेकिन समण संघ ने एक नियम ये बहुत अच्छा बनाया है कि जितने भी लोग जाएंगे तो सब मिल बांट कर उसको डीजल और पेट्रोल को शेयर करें। तो वो दिमागी टेंशन समण संघ ने मिटाई है। और ये ऐसे नहीं मिटी है, सबने मिलजुल कर बड़ा चिंतन मंथन किया
तब जाके वो ये इतने सारे नियम वहां पर निकल के आए हैं। और भी बहुत सारे नियम है। तो दोस्तों बात ये आती है, जो समण संघ है, बी द पीपल के नाम से स्टार्ट ये हुआ और आज भी बी द पीपल हैं। जब हम खुद ही बी द पीपल है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग हैं। और भारत के लोग, हम भारत में करना क्या चाहते हैं ये हमें खुद ही तय करना है। SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग जो हैं, हम करना क्या चाहते हैं, बहुसंख्यक है, मूल निवासी, हम करना क्या चाहते हैं, समण संघ के रूप में हम आज की डेट में यहाँ पर इकट्ठा हैं। तो दोस्तों अपील आपसे बारंबार आपसे अपील यही रहेगी, इस समण संघ के अंदर आप सारी चीजों को समझते हुए अपने अतीत में जाकर जो आप पर अत्याचार हुए हैं उनका विश्लेषण करते हुए, किताबों के माध्यम अत्याचार हो रहे हैं, आप ये ना सोचें कि आज वो अत्याचार थम गए हैं। आज भी कहीं कहीं अगर क्लास के अंदर आपके जो समण भाई हैं, बच्चे हैं, तो उनको कहीं कहीं आज भी क्लास में पीछे बैठाया जाता है, जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बैठाया जाता था। ये भारत के अंदर कहीं कहीं आज भी देखने को मिलता है। और ये केवल आपसे निर्देश कुमार नहीं कह रहा है, ये अखबार अनाज पैदा नहीं हो पाएंगे। कहीं कहीं आपका भाई, समण भाई घोड़ी पर चढ़कर बारात निकाल लेता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, उस पर सामाजिक अत्याचार किए जाते हैं। ये निर्देश कुमार नहीं बता रहा है, ये अखबारों में पढ़ने को आपको मिल जाएगा। आज भी कहीं कहीं अगर समण कोई स्त्री है, वो सर पर अगर कूड़ा लेकर जा रही है और सामने से कोई बमण अगर आ रहे हैं और बमण से वो टोकरी अगर टच हो जाती है, तो उस महिला पर इस नाम पर कि उसने हमें अछूत कर दिया, उस महिला पर इतने अत्याचार किए जाते हैं। और बमण लोगों के, यानी कि उन लोगों के द्वारा ये भी नहीं देखा जाता कि ये महिला गर्भवती है और उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। ये केवल आपसे निर्देश कुमार नहीं बता रहा, ये अखबार बताते हैं। तो दोस्तों ये जो अत्याचार है, अतीत में जब जाओगे तो बहुत लंबी लिस्ट है अत्याचारों की, और आज की डेट में भी वो अत्याचार कायम है। तो हमें इन सारी चीजों को विश्लेषण करना है, इन सारी विश्लेषण करो, अपना विश्लेषण करो कि हमें क्या करना है। और समण संघ तो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, अच्छा लगे तो आओ, कोई जबरदस्ती भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आज नहीं आओगे तो एक ना एक दिन आना जरूर पड़ेगा। आना इसलिए पड़ेगा क्योंकि जितने सारे आपके संगठन बने हुए हैं उनसे कोई रिजल्ट तो आपको मिले नहीं है। हालांकि आपको लगता है कि हमने भी पहले संगठनों में काम किया, लगता है कि कुछ रिजल्ट मिले, लेकिन कोई खास रिजल्ट ज्यादा मिले नहीं है। उनका कोई रिजल्ट का कोई औचित्य नहीं है, वो सब बिखरे पड़े हैं। तमाम संगठन है, तमाम उनमें कार्य करने वाले लोग हैं, पदाधिकारी हैं, लेकिन समण संघ के कंसेप्ट को समझो, एक समुद्र है। जिस प्रकार से जो बहुत सारी नदियां उनका उद्गम स्थल चाहे कुछ भी रहा होता है, लेकिन जो फाइनल डेस्टिनेशन होता है वो एक समुद्र होता है। समुद्र में जाकर उन नदियों को मिलना होता है, चाहे उनके रास्ता कुछ भी रहा होता है, लेकिन अल्टीमेटली उनको समुद्र में मिलना होता है। तो देर से सवेर से कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं, क्या क्या कहते हैं, कहावतें बनी हुई है, लेकिन वो जो है ना सबको अल्टीमेटली उस समुद्र में आकर मिलना है। यानी कि जितने भी संगठन है वो समझ लें, अच्छी तरीके से समझ लें कि समण संघ एक समुद्र है और आप नदी हो, आपको मिलना वहीं पर है समुद्र में। लेकिन दोस्तों इतना और बता दो कि आपको लगता तो है कि आपकी शेर जैसी दहाड़ है, आपको लगता तो है, जैसे आप जाते हैं ना, हमारे समाज पर कहीं कोई अत्याचार हो जाता है तो आप बाद में जाते हैं ना, परिवार को जो है दिलासा दिलाने के नाम पर, ढांढस बनाने के नाम पर, उनको सहानुभूति प्रकट करने के नाम पर, तो दोस्तों आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में सवार होकर जाते हैं और बंदूकें लेकर जाते हैं, और क्या कहते हैं, शासन प्रशासन भी आपकी बात मानने को तैयार हो जाता है, आपकी FIR लॉन्च कर लेता है, क्योंकि आप वहां पर संगठन के रूप में संख्या में दिखाई देते हैं, बड़े सूट वूट पहन के जाते हैं। तो जो शासन प्रशासन होता है वो सोचता है कि संगठन के लोग हैं और FIR लॉन्च कर लेता है आपकी, तो आपको लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि हमने हासिल कर ली। लेकिन दोस्तों ये कभी सोचा है आपने कि आप जाते तो तभी है ना जब उस परिवार पर अत्याचार हो गया होता है। कब जाते हैं आप? जब उस परिवार पर अत्याचार हो गया होता है। भाई उस परिवार की जब वेदनाओं को कुचल दिया जाता है, जब उस परिवार पर जघन्य अपराध हो गए होते हैं, उसके बाद ही तो जाते हैं ना। लेकिन दोस्तों समण संघ ये कहता है कि अगर आप संघ के रूप में इकट्ठे हो गए तो दोस्तों गारंटी इस बात की, समण संघ गारंटी देता है कि अगर आप समण संघ के रूप में जितने भी हमारे संगठन है, जितने भी हमारे
भारत के मूल निवासी, जितने भी हमारे भारत के बहुजन हैं और जितने भी विदेशों में रहने वाले हमारे समण संघी हैं, अगर सब समण संघ के रूप में इकट्ठे हो गए तो गारंटी इस बात की देता है कि जिस परिवार को आप बाद में ढांढस बंधाने के लिए जाते हैं, जिस परिवार को आप दिलासा दिलाने के लिए जाते हैं, जिस परिवार के सामने सहानुभूति प्रकट करने के लिए जाते हैं, तो दोस्तों उस परिवार पर अत्याचार ही नहीं होंगे। ये समण संघ आपको गारंटी देता है कि इसके लिए लेकिन जुड़ना और जोड़ना पड़ेगा। जुड़ने और जोड़ने की कंसेप्ट को समझना होगा। दोस्तों, सारे जिंदगी में सारे उपद्रव मनुष्य के बोलने से पैदा होते हैं। मुझे बोलते बोलते अभी लगभग आधा घंटा हो गया होगा, मैंने माना अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि ज्यादा बोलने से भी उपद्रव पैदा होते हैं। मैं कोई इतना बड़ा मास्टर नहीं हूं, मैं कोई इतना बड़ा सुपीरियर नहीं हूं, मैं कोई इतना बड़ा सुपर स्पेशलिस्ट नहीं हूं, लेकिन एक अपील करना चाहिए। मेरे इतने ही शब्दों में आप समझ लेना कि आपको समण संघ के रूप में इकट्ठा होना ही पड़ेगा। बाकी आपसे रूबरू होने का और भी मौका मिलेगा। बिल्कुल, मैं आपसे जब तक मेरी जिंदगी है, मैंने अपनी लाइफ को, अपने जीवन को समण संघ के लिए समर्पित कर दिया है। इसके कंसेप्ट को आत्मार्पित कर लिया है, आत्मसात कर लिया है। तो दोस्तों, आप भी आइएगा। मृत्यु क्या होती है ये तो तभी पता लगेगा जब आप, यानी कि मरने वाले को पता लगता है। तो ये तो जुड़ना पड़ेगा। इसलिए पुनः अपील है, समण संघ में जुड़िएगा, कंसेप्ट को समझ गया। मेरे कहने से थोड़ा बहुत जान जाएंगे, लेकिन अनुभव यहाँ आकर ही प्राप्त करना होगा। इसी के साथ सभी को धन्यवाद, सभी को साधुवाद, सभी को जय भीम, सभी को नमो बुद्धाय और सभी को संगम नमामि। साधु साधु।